बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए आज के लेक्चर की तो हमने लास्ट लेक्चर में तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस किया था और आप जानते हैं कि हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट किया हुआ है जो कि चैप्टर नंबर 1 है क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। और आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर पर ही डिस्कस कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले से सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो लाजमी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। और अगर आपको कोई मसला हो, कुछ पूछना हो तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिस्पॉन्स करूंगा। स्टूडेंट्स, अगर बात करें लास्ट लेक्चर की तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, सबसे पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन जाना था और ये जाना था कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं हम उनकी स्टडी किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में करते हैं, ये हमने स्टडी किया था। और सेकंड लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। हमने 5 अमूमन कैटेगरीज थी जिनके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया हुआ था, ये कह सकते हैं रखा हुआ था। वो ब्रॉड कैटेगरीज थी यानी बड़ी कैटेगरीज थी। इसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया था कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे सेल को किस तरह बना रहे होते हैं, कितने परसेंट कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये डिस्कस किया था जबकि एक यूकैरियोटिक सेल में भी ये डिस्कस किया था, यानी उस सेल के बारे में भी डिस्कस किया था जिसका प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता यानी प्रोकैरियोटिक सेल, और उस सेल के बारे में भी डिस्कस किया था जिसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस और प्रॉपर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं जिसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कितनी परसेंट कौन से सेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी अगर एक यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कितने परसेंट प्रेजेंट है, और अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कितने परसेंट प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के जो यूनिट्स हैं यानी अब जिनको हमने ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये 5 कैटेगरीज में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को रखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी एक यूनिट है जिसका नाम है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। इसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया था प्रोटीन्स के यूनिट न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए के यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स की हमने कैटेगरी करी थी यानी लिपिड्स को हमने 3 फॉर्म में रखा हुआ था। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि इसका यूनिट कौन सा होता है, इसका यूनिट कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि वो जो जो यूनिट्स हैं जो उनको बना रहे हैं यानी उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, लाइक अगर कार्बोहाइड्रेट्स के जो यूनिट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स मोनोसैकेराइड हैं, तो वो जो मोनोसैकेराइड है हमने ये तो डिस्कस किया था कि मोनोसैकेराइड के दरमियान कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो आपस में जुड़कर कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करता है, उसका नाम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कह सकते हैं, ये नाम था उस बॉन्ड का जो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। आज के स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है कि वो कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है जिसके जरिए जो एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, तो इनकी फॉर्मेशन वो कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए होती है, यानी जब लिंकेज आपस में बनते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है जिसके जरिए से लिंकेज बन रहे होते हैं, लिंक हो रहा होता है और पूरा प्रोसेस होने के बाद एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वजूद में आ रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, दो तरीके से
मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी जो बड़ा मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी आज हम सिंथेसिस भी पढ़ेंगे और उनका ब्रेक डाउन भी पढ़ेंगे। यानी कार्बोहाइड्रेट्स अगर ब्रेक डाउन होंगे तो वो किस तरह होंगे, कौन सा प्रोसेस होगा, और अगर उनकी फॉर्मेशन हो रही है तो वहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, ये आज हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स, मैक्रो से मुराद होता है बड़ा। मैक्रो एम ए वाला, जो एम ए से शुरू हो मैक्रो, उससे मुराद होता है बड़ा, और एम आई से जो शुरू हो उसका नाम होता है माइक्रो, उससे मुराद होती है माइक्रो यानी छोटा। मैक्रो और माइक्रो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैक्रो से मुराद बड़ा और माइक्रो से मुराद छोटा। मैक्रो मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि बड़े मॉलिक्यूल्स, और माइक्रो मॉलिक्यूल से मुराद है छोटे मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जितने भी मॉलिक्यूल्स की यानी बायो मॉलिक्यूल्स की जो कैटेगरी पढ़ी थी, जिनमें हमने उनको रखा था, वो सारी क्या थी, वो बड़ी कैटेगरी थी, या वो कह सकते हैं कि वो बड़े मॉलिक्यूल थे, लार्ज मॉलिक्यूल थे, या मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, इनकी किस तरह सिंथेसिस और किस तरह ब्रेक डाउन हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये डिस्कस करना है। और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉली से मुराद बहुत सारे, और मर से मुराद है मर, MER, मर से मुराद है यूनिट, यानी ये बहुत सारे यूनिट से बना हुआ है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी बड़ा मॉलिक्यूल्स जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जाहिर बात है, बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है तो वो छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा होगा, तो हम उसको पॉलीमर भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहले सिंथेसिस पढ़ते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन सा प्रोसेस होता है जिसके जरिए उनकी सिंथेसिस होती है। बाय कंडेंसेशन, यानी एक कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। यानी बड़े मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन हो रही है उसके लिए जो प्रोसेस है उसका नाम कंडेंसेशन है। अब प्रॉपर इसकी डिटेल जान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे स्ट्रक्चर बनाने में यानी सेल के स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है, या सेल के जो फंक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं, या जो सेल के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको जो परफॉर्म करने के लिए जो लार्जर मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं आर लार्ज इन साइज, वो क्या कहते हैं, यानी आर लार्ज इन साइज, वो बड़े होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सेल के स्ट्रक्चर बनाने में या उसके फंक्शन को परफॉर्म करने में, वो क्या होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है। एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और वो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड यानी एक बेहतरीन किस्म की तरतीबवार से, यानी एक बेहतरीन किस्म की उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत अच्छे अंदाज में वो बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सादा लफ्जों में कहें तो बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। ये वही बात कही जा रही है। which are made up of large number of low molecular weight। अब ये कह रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल यानी बड़ा मॉलिक्यूल जो हमारे सेल के फंक्शन को या स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है, वो मिलकर बना होता है बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल से, जो क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। अब स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर वेट से मुराद क्या होती है। अब जैसे एक मॉलिक्यूल है वाटर, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल है H2O। अब स्टूडेंट्स, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या बनता है, हाइड्रोजन का दो एटम मौजूद है H2O, H यानी हाइड्रोजन और 2 से मुराद दो एटम, और O से मुराद ऑक्सीजन यानी एक एटम ऑक्सीजन का, और दो एटम जो है हाइड्रोजन के। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 होता है। जबकि बात की जाए उसकी दूसरे यानी एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन के 2 हो गए, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है, ये आप जानते हैं।
वो जो 16 और 2 जब आपस में कंबाइन करेंगे तो 18 आता है। अब यानी जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 18 होता है, तो उसको हम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। यानी वाटर के मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, 18 है। अब ये कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, बड़े मॉलिक्यूल्स को, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसको बना रहे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम मोनोमर्स भी कहते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद यानी बुनियादी यूनिट कह सकते हैं या बुनियादी चीज जो उसको बना रही है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम पॉलीमर्स भी कह रहे हैं, जबकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उनको हम मोनोमर्स भी कह सकते हैं। यानी जब मोनोमर्स कंबाइन होते हैं आपस में, बहुत सारे मोनोमर्स या बिल्डिंग ब्लॉक आपस में कंबाइन हो तो वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमर या फिर किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। आपको समझ आ गई कि मैक्रो से मुराद बड़ा मॉलिक्यूल और इसको हम पॉलीमर भी कहते हैं, माइक्रो से मुराद छोटा मॉलिक्यूल जिसको हम मोनोमर या बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये कह रहे हैं therefore the macromolecule are also called polymers, यानी पुरानी वाली बात बता रहे हैं। पॉली से मुराद मैनी और मर्ज से मुराद पार्ट्स, मर्ज से मुराद पार्ट और मर्ज से मुराद पार्ट्स, यानी बहुत सारे जो उसके जो पॉलीमर होता है उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, यानी उसके बहुत सारे जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसको बना रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि जो हमने मॉलिक्यूल्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ये जो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे क्या हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, या इनको हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अगली बात की, यानी मैंने आपको ये तो सारी बातें बता दी कि जो हमने वो डिस्कस किए थे वो सारे क्या थे, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे। अब स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोनोमर्स बाय अ प्रोसेस दैट रिजेंबल्स कपलिंग ऑफ रेल कार्स ऑनटू अ ट्रेन। यानी ये कह रहे हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बनते हैं बहुत सारे मोनोमर से, जिस तरह के अब जैसे एक ट्रेन होती है तो वो बहुत सारे डब्बों से मिलकर बन रही होती है, इसी तरह जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी मोनोमर से मिलकर बन रहे होते हैं। The basic structure of each group of macromolecule is very similar in all organisms from bacteria to human being। अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर यानी उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, चाहे वो बैक्टीरिया में हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हो, सेम रहता है। अब जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैक्रो मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड आता है। न्यूक्लिक एसिड को हमने पढ़ा था कि दो फॉर्म है उसकी, एक डीएनए या दो टाइप है, एक डीएनए एक आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया था कि डीऑक्सीराइबो हो या राइबो हो, दोनों बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, एक में डीऑक्सीराइबो आ जाता है एक में राइबो न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। वैसे अमूमन किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। अब ये इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूं तो ये कह रहे हैं कि अगर वो बैक्टीरिया हो या बड़ा हो, दोनों में अगर मैक्रो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसकी जो बनावट है वो एक जैसी होगी। अभी फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया में डीएनए प्रेजेंट है तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा यानी वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा, और अगर बात करें ह्यूमन की तो वो भी जो उसके अंदर डीएनए होगा वो भी न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होगा। यानी एक बैक्टीरिया में या ह्यूमन बीइंग में जो स्ट्रक्चर होगा मैक्रोमोलिक्यूल्स का वो सेम होगा। अब कह रहे हैं कि इन दिस प्रोसेस मोनोमर्स आर ज्वाइंट टुगेदर, यानी कह रहे हैं जब मोनोमर्स कंबाइन हो रहे होते हैं, मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, by removing OH from one monomer and H from another monomer। यानी ये कह रहे हैं कि जब पॉलीमर की फॉर्मेशन हो रही होती है
जब कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि OH मॉलिक्यूल एक मोनोमर से निकल रहा होता है और H का मॉलिक्यूल या H का मॉलिक्यूल कह सकते हैं या एटम कह सकते हैं, वो एक तरफ से निकल रहा होता है, एक मोनोमर की तरफ से निकल रहा होता है। यानी जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा तो उसमें क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होगा। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये एक मोनोमर है, ये सेकंड मोनोमर है, फर्स्ट मोनोमर एंड सेकंड मोनोमर। अब ये फर्स्ट मोनोमर में OH और H प्रेजेंट दिखा रहे हैं और OH और H इधर भी दिखा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें से ये वाला जो H है, ये H इस OH के साथ बॉन्ड बनाएगा। पहले ये यहां से अपना बॉन्ड तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे और ये OH और ये वाला जो OH है, ये दोनों रिलीज हो जाएंगे और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये वाला मॉलिक्यूल्स और ये वाला मॉलिक्यूल, जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। यानी जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हो रहा होता है। जब मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही होती है तो एक मोनोमर में से OH का जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो रहा होता है और एक में से H का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा होता है, जिससे वाटर की फॉर्मेशन हो रही होती है। सो स्टूडेंट, अब ये कह रहे हैं सो बोथ मोनोमर्स फॉर्म अ न्यू कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। यानी पहले एक मोनोमर में OH प्रेजेंट था, एक में H प्रेजेंट था। OH यहां से रिलीज हो गया और H यहां से ब्रेक बॉन्ड करके चला गया बाहर और उन दोनों ने फॉर्मेशन कर ली वाटर की। अब स्टूडेंट्स, ये वाले जो दो मोनोमर्स हैं, ये दोनों आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। यानी जो इनके अब जो एटम्स इनके रह गए होंगे, जिनके साथ पहले हाइड्रोजन और OH अटैच थे, वो तो रिलीज हो गए। अब इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, यानी इनको जरूरत पड़ती है ताकि ये अपनी वैलेंसी पूरी कर सकें। या आपने सारा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर भी केमिस्ट्री की जरूरत है। तो ताकि वो अपनी वैलेंसी पूरी कर सके, तो वो क्या करते हैं कि वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी केमिस्ट्री भी बेहतर हो जाएगी। कोवैलेंट बॉन्ड से मुराद ये होती है कि ऐसा बॉन्ड जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है, एक एटम से दूसरे एटम पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो जाता, बल्कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एटम का दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेयरिंग हो जाती है। अब दोनों जो एटम्स होते हैं वो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक बार उधर रिवॉल्व करेगा, एक बार इधर रिवॉल्व करेगा, यानी दोनों आपस में शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जबकि आयनिक बॉन्ड वो वाला बॉन्ड होता है जिसमें आयन की फॉर्मेशन होती है, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। एक एटम से दूसरा एटम अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी उससे खींच ले फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? अगर उससे खींच ले तो क्या होगा? इसके ऊपर आयन, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। यानी इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स की एक इजाफा होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसमें अगर एक कमी हो जाएगी तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये आयनिक बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड वो वाला बॉन्ड जो दोनों एटम्स के आपस में शेयर करने की वजह से बने, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी अब ये वाले जो दो एटम्स, जो दो मोनोमर्स थे, जिनका OH और H आयन रिलीज हो चुका था, ये दोनों आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, यानी आपस में शेयरिंग कर लेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। So students, the process of joining two monomers by removing water molecule is called condensation or dehydration synthesis. यानी ये कह रहे हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो रहे हो और वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। सिंथेसिस से मुराद होती है किसी चीज का बनना, सिंथेसिस से मुराद क्या है? किसी चीज का बनना। और डिहाइड्रेशन से मुराद, या डी से मुराद यहाँ पर क्या है कि वाटर का रिमूव हो रहा है। यानी इसको हम ऐसा प्रोसेस भी कह सकते हैं जिसमें क्या हो रहा है? वाटर का रिमूव हो रहा है और सिंथेसिस हो रही है, बन रही है। तो इस वजह से हम इसको कंडेंसेशन या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज भी हो रहा है, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, तो इस वजह से डिहाइड्रेशन। और सिंथेसिस से मुराद यानी दो मोनोमर जुड़ रहे हैं, तो इस वजह से सिंथेसिस का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हम इस प्रोसेस को कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में सवाल होगा कि सर ये जो
मोनोमर्स हैं ये कैसे आपस में टूट भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए प्रॉपर एंजाइम मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में। आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स आर अ बायोकैटालिस्ट दैट स्पीड अप द रिएक्शन एंड कैन नॉट बी यूज्ड इटसेल्फ, यानी वो खुद इस्तेमाल नहीं होते, जबकि जो प्रोसेस होता है उसको स्पीड अप कर देते हैं या उसको बढ़ा देते हैं, खुद इस्तेमाल नहीं होते, उनको हम एंजाइम कहते हैं। ये भी स्ट्रक्चर होते हैं, कह सकते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर कहते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में जो बहुत सारे रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा, कोई भी रिएक्शन होगा तो उसके लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह एक मिस्त्री होता है वो जरूरत पड़ती है मिस्त्री की जब हमने दीवार बनानी होती है, यानी वो एक रिएक्शन है जो हमने करवाना है तो उसके लिए मिस्त्री की जरूरत है। अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई मोटर वगैरह बनवानी हो तो हमें प्लम्बर वगैरह या इस तरह की जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, अगर बोर्ड वगैरह बनाना हो तो उनकी जरूरत पड़ती है। तो यानी वहां इस जिस तरह उन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनकी जरूरत पड़ रही है, वो रिएक्शन को तो कर रहे हैं, परफॉर्म करवा रहे हैं, लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं हो रहे, यानी खुद उसमें पक्का पक्का इस्तेमाल नहीं हो जाते, बल्कि खुद वापसी हमारे को मिल जाती है। यानी जैसा आदमी पहले लगा होता है काम पे वैसे ही हमारे को मिल जाता है। इसी तरह एंजाइम की कहानी है कि एंजाइम रिएक्शन तो करवाते हैं लेकिन वापसी हमारे को जिस हालत में होते हैं वैसे ही वापसी मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ आ गई कि कंडेंसेशन का प्रोसेस यानी दो मोनोमर्स या ज्यादा मोनोमर्स को जो कंबाइन कराने का प्रोसेस है जिसमें वाटर का रिमूव हो रहा है, वो प्रॉपर एंजाइम करवा रहे होते हैं एंड एनर्जी एक्सपेंस, और उसमें एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। अब स्टूडेंट्स जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, और जब बॉन्ड बनाना होता है तो उसमें एनर्जी की जरूरत होती है। यह आप बात याद रखें कि बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और बॉन्ड जब आपस में जुड़ते हैं तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब स्टूडेंट्स हमने कंडेंसेशन यानी पूरा प्रॉपर प्रोसेस पढ़ लिया जिसमें सिंथेसिस हो रही थी मैक्रोमोलिक्यूल्स की, बड़े मॉलिक्यूल्स की। अब पढ़ते हैं स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन यानी टूटना, किस तरह ब्रेक डाउन हो रहा है या टूट रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो वो जो प्रोसेस है जिसके जरिए वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, वो हाइड्रोलिसिस है। यानी वाटर की प्रेजेंट, हाइड्रो से मुराद होता है कि वाटर, और लाइसिस से मुराद होता है ब्रेक डाउन। सिंथेसिस से मुराद है कि बनना यानी फॉर्मेशन, और लाइसिस से मुराद है ब्रेक डाउन। जहां पर भी लाइसिस का लफ्ज इस्तेमाल हो यानी वहां पर ब्रेक डाउन होगा, जहां पर भी सिंथेसिस का लफ्ज इस्तेमाल हो वहां पर फॉर्मेशन हो रही होगी किसी चीज की। अब ये कह रहे हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस यानी वाटर की मौजूदगी में, हाइड्रो लफ्ज इस्तेमाल होता है वाटर के लिए, वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होना, यानी इस प्रोसेस में वाटर मिलेगा और ब्रेक डाउन करवाएगा, यानी वाटर होगा और फिर ब्रेक डाउन होगा, तो वो वाला प्रोसेस होगा हाइड्रोलिसिस। यानी अब इसको हम प्रॉपर पढ़ेंगे तो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन भी जान लेंगे। अब ये कह रहे हैं इस वाले प्रोसेस में क्या होगा, जो बड़े मॉलिक्यूल्स यानी पॉलीमर्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं आर ब्रोकन डाउन, वो टूट जाएंगे छोटे यूनिट्स में जिनको मोनोमर्स कहते हैं, बाय एडिशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें एडिशन होगी वाटर मॉलिक्यूल की और उसके बाद ब्रेक डाउन होगा, उस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। कंडेंसेशन में वाटर का जो रिमूवल हो रहा था, यानी वाटर रिमूव हो रहा था उस बॉन्ड में से या उस रिएक्शन में से, और जबकि हाइड्रोलिसिस में वाटर की एडिशन हो रही है, वाटर ऐड हो रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, यानी ये उसका रिवर्स है। उसमें क्या हो रहा था कि ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड OH आयन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी उस प्रोसेस में क्या हो रहा था, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस molecules break into H and OH ion with the help of enzyme, whereas OH group to one monomer and one OH by breaking linkage bond between two monomers। यानी मैं इसको अभी आपको डायग्राम से समझाता हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉलीमर है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल सपोज किया ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें चार हमारे पास मोनोमर प्रेजेंट है, 1 and 2 and 3 and 4, यानी चार मोनोमर इसमें प्रेजेंट है, हम इसको कह सकते हैं ये पॉलीमर है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए इसको पॉलीमर कह रहा हूं। तो अब ये या कह सकते हैं वैसे भी ये पॉलीमर है क्योंकि इसमें बहुत सारे मोनोमर मिल रहे हैं।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर OH बॉन्ड इसका प्रेजेंट है, यानी इसके पास एक OH का कह सकते हैं ग्रुप लगा हुआ है, और इस तरफ एक हाइड्रोजन का ग्रुप लगा हुआ है, जबकि दूसरे के भी इसी तरह कह सकते हैं लेफ्ट साइड पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, और जबकि राइट साइड पे H प्रेजेंट है। इसी तरह तीसरे के लेफ्ट साइड पे OH प्रेजेंट है, राइट साइड पे H प्रेजेंट है। इसी तरह 4 के लेफ्ट साइड पे OH प्रेजेंट है, राइट साइड पे H प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये जो तीसरा और चौथा, ये जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन थे, या दो मोनोमर आपस में कंबाइन थे, यहां पर क्या हुआ, वाटर की एडिशन हुई। जब वाटर मिला, यानी बॉडी ने अगर ब्रेक डाउन करवाना हो किसी चीज को, तो वाटर मिलेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब वाटर यहाँ पर मिला तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो, अब मैंने आपको बताया था कि 3 के जो राइट साइड पे H बॉन्ड प्रेजेंट है। फर्स्ट में आपको बताया कि OH लेफ्ट साइड पे है और H जो है राइट साइड पे है, यानी यहाँ पर जो राइट साइड पे H प्रेजेंट था, वो क्या हुआ कि अब वहां पर वाटर आ गया, और वाटर यहाँ पर H प्रेजेंट था ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे OH है तो यहाँ पर H प्रेजेंट है, तो क्या हुआ कि जो वाटर का मॉलिक्यूल था, अब जहां पर पहले हाइड्रोजन प्रेजेंट था, वहां पर क्या जरूरत थी उसको, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर OH प्रेजेंट था तो इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत थी, ताकि ये अपनी वैलेंसी पूरी कर सके। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल अब जिस तरह एक वैलेंसी उसको चाहिए, यानी उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल हो सके, तो अब स्टेबिलिटी के लिए इसने पहले बॉन्ड बनाया हुआ था, इसके जो OH है उसके साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ था, यानी इसने वहां से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था, जिससे ये पूरा इनका एक बॉन्ड कंप्लीट बॉन्ड बन चुका था। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पर हमने जब वाटर का एडिशन कराया, तो यहाँ पर जो पहले H प्रेजेंट था, उस वो वाला H क्या हुआ, वो वाला H की जगह हाइड्रोजन जो वाटर का H था वो यहाँ पर आ गया, और जबकि जो दूसरा H और O था, यानी एक वाटर के मॉलिक्यूल में दो H प्रेजेंट होते हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन की जगह पर आ गया, यानी यहाँ पर इनको हाइड्रोजन की जरूरत थी, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इस वाटर ने दे दिया, यानी हाइड्रोजन ने दे दिया और इसके साथ बॉन्ड बना लिया। और जबकि यहाँ पर इसको एक OH की जरूरत थी, यानी इसको OH की जरूरत थी, तो क्या हुआ, यानी इसने यहाँ पर OH के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, तो OH इसको यहाँ पर चाहिए था, तो यहाँ से वाटर के साथ जो OH बन रहा था, यानी एक हाइड्रोजन उधर चला गया, दूसरा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो था वो इस वाले के साथ अटैच हो गया, यानी पहले वाला जो यहाँ पर OH और H प्रेजेंट था, वो दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ था, तो इनको जब इनको OH और एक को H की जरूरत थी, OH इनको वाटर से मिल गया इसको, और इधर से इसको H मिल गया, इधर से यानी इसको वाटर से इधर H मिल गया और इसको OH मिल गया, तो OH मिलने की वजह से, वाटर के OH मिलने की वजह से, ये वाला जो हाइड्रोजन था इसको अपना एक प्रॉपर जो इसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स वो मिल गए, और इसको प्रॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, जिसकी वजह से इसको पहले इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, जिसकी वजह से इन्होंने शेयरिंग की हुई थी। लेकिन जब इनको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इन्होंने क्या किया कि वहां से बॉन्ड ब्रेक करके वो वाले अपने क्या किया, वो वाले इलेक्ट्रॉन ले लिए, या वो वाले एटम के साथ बॉन्ड बना लिया। इसी तरह इसने भी किया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह क्या हुआ कि एक मोनोमर की फॉर्मेशन हो गई, यानी जब पॉलीमर्स टूटकर मोनोमर की फॉर्मेशन हो, विद द हेल्प ऑफ, ये कह सकते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या हुआ, उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, यानी ब्रेकिंग जिसमें ब्रेकिंग डाउन हो रहा होता है, यानी ब्रेक हो रहा होता है पॉलीमर का मोनोमर में, विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी प्रेजेंस वाटर मौजूद होगा तो फिर वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये वही कहानी सारी थी, आप पढ़ेंगे तो आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। यानी पहले बता रहे हैं कि वाटर और H और OH आयन रिलीज हुए, यानी उन्होंने बाउंड ब्रेक किया और वो रिलीज हो गए, रिलीज नहीं हुए, यानी मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू H एंड OH आयन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी उनको उन्होंने तोड़ दिया, जो एक एंजाइम था उसने क्या किया, उन दोनों को तोड़ दिया H और OH आयन में। इसको एक आयन चाहिए था तो वहां पर ऑक्सीजन OH आके अटैच हो गया, इसी तरह हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो क्या हुआ, उनका प्रॉपर लिंकेज बन गया, जिसकी वजह से
उधर मोनोमर बन गया और इसी तरह मजीद टूटकर मोनोमर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये वही बात है, अगर आप तफसील से समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज रिलीज, यानी ये वही बात कर रहे हैं कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज हुई, और क्या हुआ, वो जो एनर्जी रिलीज हुई बॉन्ड ब्रेक में वो अगले किसी रिएक्शन में या अगले किसी प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस मैंने आपको बताया था, जो बॉडी में हम रिएक्शंस हो रहे होते हैं, अगर हम उनको कलेक्टिवली कहें तो हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, यानी बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं। तो मेटाबॉलिक से मुराद यहाँ पर ये है कि कोई भी अगर प्रोसेस अगले में एनर्जी की जरूरत होगी तो वहां पर एनर्जी इधर से मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब ब्रेक यानी रिएक्शन हो रहे होते हैं बहुत सारे, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स या तो बन रहे होते हैं या टूट रहे होते हैं। व्हेन सेल रीबिल्ड मेनी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, यानी सेल को, अब फॉर एग्जांपल हमने कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड यानी सिंगल शुगर यूनिट है, यानी छोटा यूनिट है जो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है। अब स्टूडेंट्स ग्लूकोज हमारी बॉडी को इस्तेमाल करना होता है ताकि वो रेस्पायर एनर्जी बना सके, यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सके। अब स्टूडेंट्स अगर ग्लूकोज ज्यादा तादाद में होता है तो हमारी बॉडी उसको निकाल नहीं देती, उसको स्टोर करती है। अब स्टोर करती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और फिर वो जब वो इस्तेमाल करना होता है तो फिर वो टूट जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर जब वो ज्यादा हो जाता है तो उसको स्टोर कर लिया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये वही कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में बन भी रहे होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स और टूट भी रहे होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हेट्रोट्रॉफ्स यानी वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और पर डिपेंडेंट हो उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद अपनी गजा बनाए उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड करके अपनी गजा बनाए उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी गजा खुद बनाए उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं हेट्रोट्रॉफ्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड करके अपनी खुराक हासिल करते हो, वो क्या करते हैं, जब डाइजेशन करते हैं, लाइक ह्यूमन की बात की जाए, जैसे हम इंसान हैं तो हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, यानी हम गोश्त खाते हैं तो वो मुर्गी का खाते हैं या गाय का खाते हैं तो वो किसी और चीज पर डिपेंड है। पौधे, हम जैसे फॉर एग्जांपल हम पालक साग वगैरह खाते हैं तो पौधों पर हम डिपेंडेंट हैं, यानी हम किसी और चीज से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। क्या होता है जब हम डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी हाजमे वाला जो हमारा निजाम है वो जब परफॉर्म होता है तो क्या होता है, उसमें मोनोमर्स बाय हाइड्रोलिसिस यानी हाइड्रोलिसिस की मदद से वो जो हमारा फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करा जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी वो एंजाइम जो क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस या वाटर का, कह सकते हैं कि वाटर का जहां पर अमल दखल हो, वाटर का ब्रेक डाउन वगैरह करवाना हो, या वाटर की जहां पर प्रेजेंट होती है तो वहां पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। बाय हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करवाएंगे, वाटर की एडिशन करवाएंगे और मोनोमर को तोड़वाएंगे, यानी जो हम ग़िज़ा लेंगे वो जो टूटेगी वो बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो वो टूटेगा छोटे मॉलिक्यूल्स में, मोनोमर्स में, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे वाटर वाले, यानी जो वाटर की वाटर में इन्वॉल्व होते हैं ना, वाटर के रिएक्शन करवाने में, उनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। These monomers which when reach to cell again from macromolecules by the process of condensation, यानी ये कह रहे हैं, फिर मैंने आपको वही बात बताई कि जो ग्लूकोज है हमने वो फूड से हासिल किया, जब उसकी जरूरत नहीं थी, जब वो ज्यादा हो गया तो उसको हमने स्टोर कर लिया, जो स्टोर होगा तो वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए होगा, यानी वहां पर छोटे मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स जोड़कर बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, और फिर जब वो टूटेगा तो फिर वो हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के जरिए टूटेगा, यानी बड़े से छोटे बनेंगे, ये वही बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ्स, पहले बात कर रहे थे हेट्रोट्रॉफ्स यानी जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, जो खुद बनाते हैं उनकी क्या कहानी है। इन ऑटोट्रॉफ्स यानी जो खुद अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो छोटे मोनोमर्स लाइक ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, NO हो गया, या SO हो गए, ये जो चीजें हैं, ये जो मोनोमर है, इनसे क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा बना रहे होते हैं। अब मैं बात करूं पौधों की, तो आपने पढ़ा है कि पौधे जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, सॉरी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, तीन चीजों को लेकर अपने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं, और फिर वो ग्लूकोज इस्तेमाल करके अपनी क्या करते हैं, एनर्जी बना रहे होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहां पर क्या है, मोनोमर्स हैं, यानी ये वही बात बता रहे हैं कि जो पौधे हैं उनमें कौन से मोनोमर्स
बन रहे होते हैं वो किस तरह बन रहे होते हैं, और उन्होंने बताया एनिमल्स में किस तरह मोनोमर से पॉलीमर या पॉलीमर से मोनोमर बन रहे होते हैं, ये उन्होंने उधर भी बताया और यहाँ पर भी बता दिया। अब ये कह रहे हैं दिस मोनोमर्स लेटर ऑन असेंबल टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल इन सुक्रोज और सिंक टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर थोड़ी सी बात लंबी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो अब फॉर एग्जांपल हमारी जो पौधे होते हैं, पौधे जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, वो क्या करते हैं, मोनोमर्स यानी छोटे मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। छोटे मॉलिक्यूल्स को लेने के बाद फॉर एग्जांपल अब उन्होंने फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज को बनाया। अब वो जो ग्लूकोज है वो एक एंजाइम होता है, उसके जरिए से फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होती है। फिर वो जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज जब कंबाइन होते हैं तो एक नया मॉलिक्यूल जिसको हम सुक्रोज कहते हैं या शुगर कहते हैं, जो हम हमारी शुगर इस्तेमाल होती है उसको हम सुक्रोज कहते हैं, वो शुगर जो होती है वो पौधे में फिर स्टोर हो रही होती है। फिर इस तरह मतलब ये कह रहे हैं कि पौधे में जो स्टोर का प्रोसेस है, पौधे में भी इसी तरह, या जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो पहले मोनोमर्स लेते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह मोनोमर्स लेते हैं और फिर उनको स्टोर करते हैं, जिस तरह बताया इन्होंने कि इज इन सुक्रोज यानी टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सुक्रोज और सिंक टिश्यू, यानी सुक्रोज की इन सोर्स और सिंक टिश्यू, सॉरी इन सोर्स लिखा हुआ है, इन सोर्स और सिंक टिश्यू, यानी अब सोर्स टिश्यू उनको कहा जाता है जिनसे किसी फॉर्मेशन होती है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो उससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, तो वो कौन करवाता है, वो हमारे पास पौधों के जो पत्ते होते हैं वहां पर प्रोसेस हो रहा होता है। सिंक टिश्यू उन टिश्यूज को कहा जाता है जो क्या करते हैं, जो वो जो प्रोडक्ट होता है उसको इस्तेमाल करते हैं या उसकी ट्रांसपोर्टेशन आप ऐसे कह सकते हैं। अब ये कह रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, यानी जो टिश्यूज जिन्होंने इसको इस्तेमाल करना होता है, जिन्होंने वो जो ग्लूकोज बना है उसको इस्तेमाल करना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए या उसको स्टोर करते हैं, या फिर अगर अब मजीद रिएक्शन करवाने हो तो वो तो फिर होते रहेंगे हाइड्रोलिसिस के जरिए, अगर स्टोर करना हो तो वो भी कंडेंसेशन के जरिए से करते हैं। जबकि व्हाइल द अदर सेल व्हेन रिक्वायर्स दिस मॉलिक्यूल आइदर फॉर बिल्डिंग पर्पस और टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी अगर प्रोड्यूस एनर्जी करनी हो या उनको स्टोर करना हो तो कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू मोनोमर बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी जब उनको तोड़ना हो, जब उनसे एनर्जी हासिल करनी हो या उनको और किसी चीज को फॉर्मेशन करनी हो, तो वो जो मॉलिक्यूल्स बने हुए थे उनको तोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। और जब उनको कह सकते हैं कि जब उनकी तादाद मौजूद हो, उनको स्टोर करना हो तो उनको स्टोर किया जाता है कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए। पहले उन्होंने बताया कि हेट्रोट्रॉफ्स में यानी जो हम ह्यूमन है इनमें किस तरह जो मोनोमर्स हैं उनको स्टोर किया जाता है पॉलीमर्स की फॉर्म में। फिर उन्होंने बताया कि जो पौधे हैं वो किस तरह मोनोमर्स को पॉलीमर में स्टोर करते हैं या इस्तेमाल करते हैं या बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि सिंथेसिस एक माइक्रोमोलिक्यूल की किस तरह होती है या माइक्रोमोलिक्यूल ब्रेकडाउन किस तरह हो रहा होता है। एग्जांपल्स भी पढ़ ली कि पौधों में किस तरह हो रहा होता है, एनिमल्स में किस तरह होता है। मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन एनिमल्स में बन रहा होता है, इसी तरह पौधों में जो ग्लूकोज होता है फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बन रहा होता है, ये भी पौधों में एक किस्म का स्टोर हो रहा होता है और फिर उससे बहुत सारे रिएक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अब दीजिए आप अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत। नेक्स्ट लेक्चर में वाटर की कहानी को स्टार्ट करेंगे। वाटर की जो कहानी अगले लेक्चर में हमारी स्टार्ट होगी उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।